क्लास में अभी जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका रिवीजन के लिए, फर्स्ट चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो उसके लिए अभी ओरली आप थोड़ा सा ये समझेंगे कि पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप में हमने पढ़ा क्या था। तो अगर इस टर्म पार्टनरशिप को इस चैप्टर के लिए हम अगर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट था, टू और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप को चलाने के लिए एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा लोगों की क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और किसके लिए, फॉर डूइंग एनी लीगल बिजनेस, यानी कोई भी जो वो काम कर रहे हैं बेटा वो कौन सा होना चाहिए, एक लीगल काम होना चाहिए। और इसमें जो मेन टर्म आया था वो था आपका क्या, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर, इसमें मैंने बताया था बच्चे जब पढ़े थे हम कि इसमें दो तरीके के पार्टनर्स पाए जाते हैं, एक होता है बेटा स्लीपिंग पार्टनर और एक होता है बेटा हमारा एक्टिव पार्टनर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे इसकी स्लीपिंग पार्टनर की, तो स्लीपिंग पार्टनर बेसिकली क्या है, ओनली इन्वेस्ट नो वर्क, यानी कि वो काम नहीं करता। और एक्टिव पार्टनर की बात करें तो इन्वेस्ट एंड आल्सो वर्क, ठीक है। अब जब ये लाइन बनती है यहाँ पे कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था, मान लो कि एक्स, वाई और जेड हमारे तीन पार्टनर्स है बच्चे। ये तीनों में से हो सकता है कि एक्स इन दोनों के लिए भी क्या करे, काम करे, मतलब ये हमारा कौन सा पार्टनर हो, एक्टिव, और ये हो सकता है कि ये दोनों क्या हो, ठीक है। रीजन कि एक पर्सन आता है कि भैया मेरे पास टाइम है, मैं टाइम लगा सकता हूँ, पैसा नहीं है, और दो पर्सन वाई और जेड कहते हैं हमारे पास पैसा है लेकिन हम टाइम नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे एक्स कहेगा कोई बात नहीं, मैं आप दोनों के बिहाफ पे भी क्या करूंगा, खुद से काम कर लूंगा। तो यहाँ पे एक्स एक्ट कर रहा है बच्चे, किसके लिए, इन दोनों के लिए भी कर रहा है। तो इस लाइन का मतलब ये होता है आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो इसके अंदर बेटा या तो हम करेंगे कौन सा एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में एक टर्म और है कि पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न या फिर क्या होता है, ओरल एग्रीमेंट। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कौन सा होता है बेटा, वैलिड, और ये कौन सा होता है, एक तरीके से इनवैलिड बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि लॉ इसको मानेगा ही नहीं, क्योंकि ओरल किसी भी कमिटमेंट को लॉ नहीं मानता। और जब हम बात करेंगे यहां से किसकी, रिटर्न एग्रीमेंट की, तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है किसका, पार्टनरशिप का, उसको किस नाम से जाना जाता है बच्चे, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना गया है, ठीक है। अब मेन जो आता है वो आता है कि भैया पार्टनरशिप डीड है क्या। इसको बहुत डिटेल में ना पढ़ के मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि पार्टनरशिप डीड क्या है बच्चे, एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड या पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी क्लॉजेज होते हैं कि कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, कितने पार्टनर्स है, किसने कितना पैसा लगाया, किस तरीके की आप एक्टिविटी कर रहे हो, ऑफिस का एड्रेस, घर का एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसके अंदर मेंशन होती हैं। लेकिन जो हमें मेन चीजें उठानी है यहाँ से, वो मैंने आपको पहले भी टेबल बताया था, अब फिर दोबारा बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे कुछ मेजर जो चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सैलरी टू अ पार्टनर। सैलरी के बाद आता है बेटा कमीशन टू अ पार्टनर। उसके बाद आएगा बेटा आपका यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए यहाँ पे
देखिए बेटा यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ये हमारी दो कंडीशंस होती हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। तो सिंपल बता देता हूं आपको, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं करते हम इसको, ठीक है। सिंपल आपको बता देता हूं बेटा क्या, कि अगर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये दिया जाएगा, जो भी आपका रेट उसके अंदर मेंशन होगा, ठीक है। 6% है, 7% है, 10% है, 9% है, जो भी रेट आपको गिवन है उससे आप क्या कर दोगे, पे कर दोगे। जो सैलरी कह रखी है आप उतनी सैलरी उसको पे कर दोगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सारी चीजें नहीं दी जाएंगी। सिंपल सीधा सा लॉजिक है। लेकिन सिर्फ दो एक्सेप्शनल चीजें होती हैं हमारी, क्या, सबसे पहली आती है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड है, इसमें कह रखा है भैया कि 7% 8% पर एनम देना है, तो हम देते हैं। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है, तब भी उस केस में हमें 6% पर एनम यानी कि पर ईयर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अपनी मर्जी से देना ही पड़ेगा। उसका रीजन बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो लोन है वो एक तरीके से एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, बाहर का पैसा है, तो बाहर वाले को मतलब नहीं होता कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है, वो कहेगा भैया मुझे तो ब्याज चाहिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम किसके ऊपर, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर। किस पे आएंगे बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एक सिंपल सा मोटिव था, अगर इसके अंदर मेंशन है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, आप उस रेट से या उस रेशो में क्या करोगे, आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में हमने पहले से नहीं मेंशन किया था कितनी देनी है, तो उस कंडीशन में हम कैसे बांटेंगे बच्चे, यहाँ पे इक्वली कर देंगे किसको, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली, मतलब अपनी मर्जी से कितनी देंगे हम यहाँ पे, इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो ये दो मेजर आपके टॉपिक आते हैं, यानी आपकी आज की क्लास का जो पहला टॉपिक था पार्टनरशिप डीड, इतना ही आपने समझना है। दो चीजें सिंपल याद रखो कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, उसके अलावा जो पार्टनरशिप डीड रहती है वो करेंगे, अदरवाइज कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना। सिंपल है ये, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो लेते हैं हम सेकंड टॉपिक आज का, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी। अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन को लेने के लिए बच्चे हमें ना पहले दो चीजें क्लियर करनी है यहाँ पे। एक है बच्चे हमारी चार्ज अगेंस्ट, और दूसरी क्या है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा टर्म क्या आता है बेटा हमारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ। अब यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंस समझते हैं बेटा। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज का मतलब क्या है, प्रॉफिट में से चार्ज करना है। तो प्रॉफिट में से चार्ज करना है, इसका मतलब ये वाला जो जाता है ये कब आता है, बिफोर नेट प्रॉफिट। इसे कब निकालते हैं हम, बिफोर नेट प्रॉफिट, यानी जो नेट प्रॉफिट आता है पीएनएम में उससे पहले ही हम ये सारी चीजें डिडक्ट कर लेते हैं प्रॉफिट में से। और ये कब होता है, आफ्टर, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही क्या है कि जो आपके पास प्रॉफिट आया आप उसको पार्टनर्स के बीच में क्या कर रहे हो, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर मैं स्टेप की बात करूं तो भैया ये वाला आता था आपका क्लास 11th के अंदर, जो आप फाइनल अकाउंट बनाते हो बच्चे, ठीक है, उसके अंदर जो पीएनएल बनता था उसके अंदर आपके पास आता था। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। फिर जो पीएनएल का बैलेंस आ गया, तो अब हम वो जो प्रॉफिट मेरे पास आया मैं उसको अप्रोप्रिएट तरीके से किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, अपने पार्टनर्स के बीच में बांट रहा हूं। तो ये भी बनता है, तो ये लेकिन किस में जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। कहां पे जाता है बेटा, ठीक है। दूसरी चीज कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, तो अब अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो जब चार्ज, और हम यहां पे बात करें चार्ज की, तो चार्ज क्या है बेटा, एक तरीके से कंपलसरी है कि जाएगा ही जाएगा आपका। रीजन बिहाइंड, अब जैसे अगर मैं बात करता हूं एप्रोप्रिएशन की, तो कुछ कंडीशंस में ऐसे हैं, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। कुछ कंडीशंस हमने पढ़ी है ना
कि भाई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम तभी करते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी दो मेथड है हमारे पास। अगर एक मेथड कहता है कि जितना आपके पास प्रॉफिट है आप उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो एक इसमें है। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज में क्या है कि आपको 100% वो देना ही देना है, भले ही आपको प्रॉफिट हो जाए, भले ही आपको क्या हो जाए बच्चे यहाँ पे लॉस हो जाए। रीजन भी है उसका, भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन में मुझे नेट प्रॉफिट पता है कि मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, लेकिन भाई पीएनएल के अंदर मुझे नहीं पता, मैं पहले एंट्री करूंगा उसके बाद पता चलेगा भैया मेरे को प्रॉफिट हुआ है या मेरे को लॉस हुआ है। एक चीज। दूसरा, लोन जो है बेटा, लोन हमारी क्या है, एक तरीके से एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो बाहर वाले को कोई लेने देना नहीं होता कि भैया हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। वो कहेगा भैया मेरा आपने ब्याज देना है तो आप मेरे पैसे का क्या दोगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप मेरे को पे कीजिए। तो इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है बेटा, चार्ज अगेंस्ट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये डिटेल में लिखवाया हुआ है आपको मैंने। चार्ज का मतलब क्या है, इज पेबल whether firm is in profit, और ये आपको देना ही देना है, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो, भले ही फर्म को लॉस हो रहा हो। अगर लॉस में भी आप देते तो आपका लॉस क्या हो जाएगा बेटा, और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, अगर आप बात करते हैं हम, जैसे क्वेश्चन है, देखिए इधर क्वेश्चन में ये कह रखा है कि A/B 2:3 के अंदर क्या है बच्चे, यहाँ पे पार्टनर्स हैं, इनका जो कैपिटल है, एक का है बेटा 2 लाख और एक का है बेटा यहाँ पे 1 लाख। 1 अक्टूबर को ए ने लोन दिया था 4 लाख का, ये है 1 अक्टूबर से लोन, और इसने दिया था बेटा 2 लाख का। ठीक है, अब केस दे दिए इन्होंने, पहले साल के अंदर जो प्रॉफिट है वो था 25,000। केस सेकंड, दूसरे साल में जो प्रॉफिट है बेटा हमारे पास वो था हमारे पास 15,000, और तीसरे साल के अंदर जो लॉस था मेरे पास वो था बेटा 25,000 का। ठीक है, ये कंडीशन है मेरे पास। अब मैंने अभी आपको क्या समझाया बेटा, कि आपको ये देना ही देना है, भले ही फर्म को क्या हो, प्रॉफिट हो या भले ही फर्म को लॉस हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे निकाला इंटरेस्ट ऑन लोन, ए और दूसरा बी। ए ने दिया था बेटा 4 लाख रुपया, उस 4 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 6%। 1 अक्टूबर को दिया था तो कितना हो जाएगा 6/12। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आ गया ये 12,000, और ऐसे ही फिर बेटा 2 लाख इंटू में 6% इंटू में 6/12, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6,000। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया 18,000। तो इस वाले में मैंने जब यहाँ पे बेटा IOL पे करा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 18,000 रुपये यहाँ से क्या हो गए, मेरे पास कितने का प्रॉफिट बच गया, तो ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में। अगले वाले के अंदर मैंने IOL दिया 18,000 का, तो यहाँ पे फर्म किस में चली गई बेटा 3,000 के, ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में। अगली कंडीशन में फर्म ऑलरेडी लॉस में थी, मैंने और इंटरेस्ट ऑन पे मैंने क्या बोला, देना ही देना है भले ही लॉस में हो आप, तो 18,000 रुपए और इसके नेगेटिव में जोड़ के 40, टोटल लॉस कितना हो गया फर्म का अब यहाँ पे, तो ये भी आपको क्या करना है बेटा, पे करना ही करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली आपको यही चीज याद रखनी है, कैसी भी कंडीशन हो इजी है इसको याद रखना बेसिकली, कि हमें पे करना ही करना है, भले ही हमें लॉस हो भले ही हमें प्रॉफिट हो। और ये कहाँ पे चार्ज होता है, हमेशा पीएनएल अकाउंट में होता है। यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे, क्योंकि एमसीक्यू में यही चीजें पूछी गई है बार बार घुमा के। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगता है, टाइम पीरियड दिया जाएगा, पीएनएल में जाता है, एप्रोप्रिएशन में जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो सारी चीजें आपकी कवर करी गई है इस टॉपिक में। ठीक है, तो IOL का मतलब बच्चे यहाँ पे ये बैठेगा आपका, क्लियर। देखिए बच्चे इधर, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा यहाँ पे
तीसरा टॉपिक आज का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है बच्चे हमारे सामने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली पहले तो हमें ये समझना है भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैटेगरी में तो किसकी रखा जाता है? एप्रोप्रिएशन की। लेकिन दो कंडीशंस देने के बाद क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में अगर वो मेंशन कर देता है कि भैया हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा पे करना ही करना है, भले ही फर्म को क्या बियर करना पड़े, लॉस करना पड़े, तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, मैं पूरा का पूरा दूंगा। और एप्रोप्रिएशन वाले में आपको पता है क्या लगता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन देखेंगे अभी आप यहाँ पे। नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं है तो वो क्या है, हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन हमने फिर भी इसको दो पार्ट्स में क्या कर रखा है, सब डिवाइड कर रखा है। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो क्या होगा, ठीक है। और अगर हमें मेंशन है कि ये क्या है हमारे लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो क्या होगा। भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में दोबारा यहाँ पे लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये चीज दिमाग में बिल्कुल स्टोर हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहती है, यही छोटी छोटी गलतियां करोगे आप एग्जाम में। एप्रोप्रिएशन के अंदर ओनली गिवन इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तभी आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, या फिर उतना ही दोगे जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। इसके अंदर इज पेबल वेदर अ फर्म इज इन प्रॉफिट और ये हमें पे करना ही करना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, इसके लिए हम मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं रफली आपके लिए। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ए के पास कैपिटल है 4 लाख का और बी का जो कैपिटल है वो है बेटा हमारा 2 लाख का। 6% इसके ऊपर आईओसी पे करना है मेरे को, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनकी वो है 2:3 के अंदर। नेट प्रॉफिट जो है बेटा हमारा वो है हमारे पास 30,000 रुपए का। कितना है बेटा यहाँ पे, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं ले रहा, कुछ नहीं, सिर्फ आपको भी कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा हमने सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग नोट के अंदर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, तो बेटा 4 लाख इंटू में 6%, ठीक है, 24,000 हो जाएगा आपका ये। 2 लाख इंटू में 6%, 12,000 हो जाएगा। टोटल 36,000 हो जाएगा। अब जिसको भी इस टॉपिक के अंदर डाउट था, क्योंकि काफियों को रहता है एंड तक भी, भाई हमारे पास प्रॉफिट है 30,000 रुपए और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 36,000 रुपए। कंडीशन दो होती है, अगर क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन बोला गया है तो आप सिर्फ उतना ही दे सकते हो जितना आपके पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट 30 है तो मैं 30 को ही डिवाइड कर पाऊंगा। इन केस ऑफ चार्ज, चार्ज के अंदर आप पूरा दे दोगे, भले ही आपके पास प्रॉफिट है भले ही लॉस है, तो आपको उससे कोई टेंशन। अब जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पे अगर बेटा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे लगता है फॉर्मूला। क्या लगता है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, भाई टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है, 36,000। कितना देना है बेटा, और ए का उसमें से कितना है, 24,000। ए का कितना है उसमें से, इनटू में मल्टीप्लाई उससे कर दो जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है देने के लिए, सिर्फ 30,000। कितना अवेलेबल है, तो अब आप इसको करेंगे तो 3 0 से 3 0, 12 दूनी और 12 तिया 36, और यहां से कर देंगे तो 10, तो कितना आ गया बेटा,
मैंने इसको देना कितना था 24,000, लेकिन मैं दे कितना पाऊंगा यहाँ पे 20,000। ऐसे ही जब बी का आईओएससी निकालेंगे हम यहाँ पे, भाई अगेन टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36, उसको कितना देना है बेटा इनटू में प्रॉफिट मेरे पास कितना है, और यहां से कट कर देंगे तो ये कितना आ गया। समझ आ गई? क्लियर है सबको? ठीक है। अब दूसरी जगह आते हैं यहाँ पे, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो अब अगर मैं ए का आईओसी निकालता हूं तो यहाँ पे बेटा मेरे को टेंशन ही नहीं लेनी, सिंपल क्या करना है जो यहाँ पे किया है, क्या 4 लाख का 6%, पूरा कितना दूंगा बच्चे इसको 24,000, और ऐसे ही बी को कितना दूंगा मैं 2 लाख का 6% 12,000, टोटल हो गया। तो अब यहाँ पे जो फर्म है बेटा हमारी वो लॉस में आ जाएगी। कैसे भाई, मेरे को 30,000 प्रॉफिट था, उसमें से मैंने पे कितना कर दिया, तो फर्म किस में चली गई मेरी नेगेटिव 6,000 में। तो फर्म को यहाँ पे क्या बियर करना पड़ेगा, आपका 6,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा। क्लियर है ये टॉपिक? ठीक है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन अब थोड़ी बेटर क्लियर हो गई होगी जिसको भी डाउट था उसके लिए। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जनरल एंट्री ना अब 12th क्लास में आके आपको रटनी नहीं है, बेसिकली आपको रूल्स लगाने और उस पे सारे रूल्स वही क्लियर वाले ही लगते हैं, इससे ऊपर कोई रूल है नहीं अभी जनरल एंट्री के लिए। अब आप कहते हो भैया जी हमें लगानी है इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरल एंट्री करनी है सर, ठीक है। बेसिक इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरल एंट्री बता रहा हूं बस मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन, पहली बात जब भी आप किसी चीज की एंट्री करने लगोगे तो आपको बच्चे ये समझना है कि ये हमारे लिए इनकम है या हमारा एक्सपेंस है। इनकम है हमारा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्वियस सी बात है मेरे को पे करना है तो मेरे लिए खर्चा है, और खर्चे जब भी इंक्रीज होंगे तो वो क्या किए जाते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। तो सिंपल आईओसी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ना अलग अलग कंडीशंस हैं। एक होता है कि पहली एंट्री में वो ड्यू करके दिखाता है, तो यहाँ पे क्या कर देगा वो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम सीधा इसको किस में डाल सकते हैं, पहले तो इसको यहां से इंटरेस्ट ऑन, अब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर रहा हूं, बेसिकली पे कर रहा हूं ना। तो अगर इसकी सिंगल एंट्री की मैं बात करूं तो क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अभी एक कंडीशन और भी रह गई ना कि सर आपने ये बताया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ये कौन से अकाउंट में जाने वाला है भैया, पीएनएल अकाउंट में जाने वाला है। अब एंट्री देखो कैसे बनी, मैंने यहाँ पे, रटो मत समझ लो बस इसको, ठीक है जी। ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे बेटा पीएनएल अकाउंट, ये है इसकी डेबिट साइड और ये है इसकी, एज पर रूल जितने भी लॉस और जितने भी एक्सपेंस हैं वो कहाँ पे आने हैं, इस साइड में, और जितनी भी इनकम और गेन्स हैं वो कहाँ पे आने हैं, आपके इस साइड में। अब मेरे को सिंपल क्या सोचना है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारे लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन है जी हमारे लिए खर्चा। तो आईओएल कहाँ पे आने वाला है मेरा, यहाँ पे आने वाला है। तो ये पीएनएल की कौन सी साइड है बेटा, तो पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, आईओएल की वजह से। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईओएल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एंट्री को याद मत करो, सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि वो डेबिट क्यों हुई है और क्रेडिट क्यों हुई है। तो लॉजिक आपको प्रैक्टिकल भी बना के दिखा दिया, ये है इसको पे करने की एंट्री। फिर बोल रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना, ये किसकी है इसकी, तो ये ऐसे ही पे होता है नॉर्मल सर्कमस्टांस में। और ये क्या है पीएनएल के अंदर, रीजन आपने कुछ एंट्रीज भी करी हैं, ठीक है। तरीका क्या होता है कि हम फर्म के अकाउंट के अंदर डायरेक्टली बैंक में नहीं डाल सकते चीज को, पहले हम एक पीएनएल बनाते हैं जिसमें हम सारे खर्चे शो करते हैं। तो पहले आप इसको पीएनएल में शो करोगे, देयर आफ्टर आप क्या कर सकते हो, इसको पे करके दिखा सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है बच्चे, ठीक है, वो है हमारा यहाँ पे फोर्थ टॉपिक है आज का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है। अब ये तो होता ही क्या है हमारा, तो ये जाता ही किसके अंदर है बेटा, सीधा सीधा
अप्रोप्रिएशन में जाना है। तो अब एक चीज और यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं, लगे हाथ यहाँ पे। अब ये पीएनएल है, ठीक है जी, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाना होता है। सिंपल सा लॉजिक क्या है, ये कहाँ पे जाना होता है बच्चे, पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता, ये किस में जाएगा हमारा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है मिलना है, मिलना है जी हमें। मिलना है तो हमारे लिए क्या है, इनकम है। रूल आपके सामने लिखा हुआ है कि इनकम कहाँ पे आनी है जी, हमारी सारी क्रेडिट साइड में आनी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आईओडी, क्या लिखोगे आप। अब आईओडी क्या हो रहा है, पीएनएल को क्रेडिट कर रहा है, तो आईओडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, बन गई एंट्री अपने आप। भाई आईओडी इनकम है, ठीक है, डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, अगर रूल के हिसाब से, पीएनएल के रूल के हिसाब से चल रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल एंट्री होती है, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ आप क्लियर वाला रूल याद रखो। या इस चैप्टर के लिए तो आप बेसिकली क्या कर लो, इसको याद कर लो टॉपिक को, बस ये वाला। वैसे अगर हम दूसरे रूल्स के हिसाब से जाए, आईओडी क्या है मेरे लिए, इनकम है, इनकम बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट। यहाँ पे लेकिन आईओडी क्या हो रहा है, डेबिट। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि उस इनकम को मैं कहाँ ट्रांसफर करके दिखा रहा हूँ, पीएनएल के अंदर। तो मैंने जब पीएनएल के अंदर इनकम ट्रांसफर करी, तो वो राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट वाले को, समझ रहे हो। अब मैं देख लो यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लो बेटा, बेसिक सी चीजें हैं। मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, तो मेरी एंट्री है बैंक टू आईओडी। एक ऐसी होती नहीं है, नॉर्मली ये होती है पार्टनर्स कैपिटल टू आईओडी। रीजन बता देता हूं, अब थोड़ा सा डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। हमारा एक चैप्टर होता था बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या होता था, उसके अंदर असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस। अब कैपिटल क्या है, जो किसने लगाया है बिजनेस में, ओनर ने लगाया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने किसको देना है, ओनर को। तो मैं कहां पे ऐड करता था उसे, कैपिटल में ही ऐड करता था। और फर्म ने पे करना है, तो खर्चा किसका हुआ, फर्म का, तो उसी में से क्या कर देता था, उसको माइनस भी कर देता था। कैपिटल में ही प्लस होता था, कैपिटल से ही। रीजन कि जो भी लेन देन मेरे को किससे करना है, ओनर से करना है, तो वो बैंक से पास नहीं होगा, वो कहां से एडजस्ट होगा, सारा कैपिटल से होगा। क्योंकि ओनर को मैं कुछ दूंगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, ओनर से मैं कुछ लूंगा तो उसका कैपिटल। तो ऐसे ही जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है मैं ले रहा हूं ना, तो फर्म के लिए इनकम हुई, प्लस हो जाएगी। लेकिन लेनी किससे है, उसी से तो लेनी है, पार्टनर से, तो पार्टनर में से ही क्या हो जाएगी, वो माइनस भी हो जाएगी। तो इसलिए एंट्री क्या बनती है मेजरली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। ठीक है, बुक्स के अंदर जो आप एंट्री देख रहे होगे वो क्या देख रहे होगे, पार्टनर्स कैपिटल टू। और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस में पार्टनरशिप नहीं कर रहे, मेरे पास पैसा आया है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आईओडी। क्लियर है। तो इसको जरा ध्यान से, बेसिक है मतलब ये आपके 11th क्लास के, इसको थोड़ा डिटेल में समझना, दोबारा से देखना घर जाके मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना उसको अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। ये क्या है बच्चे, हमारे यहाँ पे एप्रोप्रिएशन है। इसके अंदर 3 तरीके के टाइम पीरियड्स बताएगा यहाँ आपको, ठीक है। एक है बेटा मंथली विड्रॉन। मंथली के अंदर पहले करते हैं इसको, रुको। मंथली के अंदर अगर मैं इसको करता हूं बच्चे, यहां पे ये है इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल, इन द एंड। ठीक है जी। मंथली ये है आपका बेसिकली ईच मंथ के हिसाब से बात चल रही है कि हर महीने में पैसा निकालता हूं, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द मिडल ऑफ मंथ और इन द। अब इसके लिए बेटा जो हमारा बेसिक सा, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं बेटा आपसे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, रेट गिवन होगा, ये इस वाले के अंदर निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा मेरे को, 12। क्योंकि आपको मंथली ड्राइंग दे रखी है, तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए क्या करोगे, 12 महीने से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपकी क्या आ जाएगी बच्चे यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स।
रेट गिवन होगा। अब अगली बात आती है किसकी, यहाँ पे टाइम पीरियड की। किसकी आ गई बच्चे यहाँ पे, टाइम पीरियड की। ठीक है, अब जब हम टाइम पीरियड पे आते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ था हमने, क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन में 2। और ये वाला फॉर्मूला हर जगह पे चलने वाला है आपका। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं टोटल 12 महीने लिख लेते हैं बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या कह रहा है, हम इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं, यानी हर महीने की पहली तारीख को मैं ड्राइंग्स कर लेता हूं। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मान लीजिए हमने पहली ड्राइंग 1 जनवरी को करी, तो इसके बाद कितने महीने बचेंगे, पूरे 12 महीने बचेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में ही कर रहे हो पहली तारीख को। तो यहाँ पे आपने टाइम क्या लिया, 12। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग, भैया लास्ट ड्राइंग कब होने वाली है हमारी, दिसंबर में। अगर हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलते हैं, दिसंबर में। दिसंबर की कौन सी तारीख को होगी, 1 दिसंबर को। कितने टाइम बचेगा, 1 महीना। तो 12 जमा 1 बटा 2, 13 बटा 2, 6 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लगेगा बेटा, वो लगेगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट इनटू में 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे इन द मिडल ऑफ। इन द मिडल ऑफ की बात करते हैं तो जनवरी के मिड में निकाला, यानी 15 जनवरी को निकाला। उसके बाद कितने महीने बचेंगे भाई, 12 में से आधा महीना घटा दो आप, कितने बचे, 11.5। ऐसी लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर के बाद कितने बचेगा, आधा महीना, 0.5 अपॉन में 2, 6 मंथ्स। तो पूरा फॉर्मूला सेम, यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, कितना, 6 बाय। इन द एंड वाले की बात अगर मैं करता हूं, तो जनवरी के एंड में निकालेगा तो बेटा पूरा महीना निकाल दो, 12 में से 1 महीना चला गया, 11 बचे। प्लस अब निकालेगा कब वो, 31 दिसंबर को। तो दिसंबर के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, 0 अपॉन में, तो 11 बटा 2, 5 पॉइंट। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड लिया जाएगा बेटा, वो कितना लिया जाएगा, 5 पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इन क्वार्टर होगा ना इसके बाद, तो क्वार्टरली। तो क्वार्टरली के अंदर चेंज क्या क्या है वो समझते हैं पहले। देखो बेटा, यहाँ पे हमें फिर से क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी। अब टोटल ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो कितने से होगा, 4 से। क्वार्टर जिसको नहीं पता, 1/4 पार्ट होता है किसी भी चीज का, तो 12 महीने का 1/4 हो गया कितना, 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 महीने। तो 3 महीने के क्वार्टर के हिसाब से मैंने ऊपर लिखा भी हुआ अभी आपका, वो कैलेंडर ईयर है, बार बार बोल रहा हूँ। आपका क्या यूज होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, लेकिन तरीका ये रहेगा आपका। ठीक है, अब रेट आपको अगेन क्या होगा बेटा, गिवन होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका फिर से यही जो ऊपर लगाया था, क्या, फर्स्ट ड्राइंग आफ्टर, सॉरी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब इसमें ना ये मंथली नहीं निकाल रहा है, ये निकाल रहा है हर एक क्वार्टर में। हर एक क्वार्टर का मतलब हो गया हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग्स निकालता है ये। तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर यानी 1 जनवरी को निकाला होगा बच्चे, तो 1 जनवरी को निकाला होगा तो महीने कितने बचे होंगे, पूरे 12। कितने महीने बचे होंगे पूरे के पूरे। तो यहाँ पे पहले टॉपिक कर लेते हैं हम, इन द बिगिनिंग
इन द मिडल और इन द एंड। मैं सिर्फ टाइम पीरियड चेंज करके दिखा देता हूं आपको, क्योंकि बाकी फॉर्मूला क्या रहने वाला है बच्चे हमारा पूरा का पूरा। अब अगर इन द बिगनिंग की बात करते हैं तो भैया 1 जनवरी को उसने निकाला तो हमें पता चलता है कि भैया पूरा टाइम कितना बचा, 12। अब लास्ट क्वार्टर क्या है बेटा, ये वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पे कब निकाला होगा उसने, 1 अक्टूबर को। कब निकाला होगा, 1। तो कितने महीने बचे, 3। कितने महीने आए बच्चे, तो 12 जमा 3 बटा 2, 15 बटा 2, 7.5/12। क्लियर टाइम पीरियड कैसे निकला ये। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट में कब निकाल रहा है वो, इन द मिडल ऑफ, तो 15 फेब को निकाला होगा, 15। तो जनवरी पूरा महीना चला गया, फरवरी का आधा, तो 12 महीने में से 1.5 महीना चला गया, तो कितने बचे, 10.5 महीने। कितने बचे। अब यहां पे निकाला होगा उसने 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर के बाद आधा तो नवंबर बच गया, एक पूरा दिसंबर, 1.5 महीना बचा, तो 1 तो यहाँ पे 6/12 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट है बेटा इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मार्च के एंड में निकालेगा तो आगे कितने महीने बचेंगे, 9 महीने, तो यहाँ पे आ गया 9। और इसका एंड कब होगा, दिसंबर की एंड यानी 31 दिसंबर, तो इससे आगे कुछ भी, क्या हो गया, तो 4.5 डिवाइडेड बाय, ठीक है।